आज सुबह 7:04 पर ऑफिशियली उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से इस बात को कंफर्म कर दिया है कि लालजी टंडन का निधन हो गया है। लालजी टंडन को लखनऊ में तमाम लोग बहुत इज्जत की नजर से देखते रहे हैं, उनको बाबूजी कहते रहे हैं। 85 साल की उम्र उनको मिली। 12 अप्रैल 1935 को ही उनका जन्म हुआ था। लखनऊ में एक कॉरपोरेटर से यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पार्षद के पद से उन्होंने सफर तय करते हुए राज्यपाल तक का सफर तय किया। वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 15वीं जो लोकसभा थी उसके वो सांसद भी रहे, यानी अटल बिहारी वाजपेयी के प्रतिनिधि के तौर पर उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात उनसे खुद रहे। जब अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हो गया तो तमाम विरासत को उन्होंने संभाला। फिर लखनऊ से उनको लोकसभा का टिकट मिला और वो लोकसभा में चुन करके भी गए। उसके बाद फिर फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से राजनाथ सिंह सांसद हैं, लेकिन उनको फिर मध्य प्रदेश का राज्यपाल भी बनाया गया। तो ऐसे में तमाम लंबी विरासत, जो राजनीतिक विरासत है, एक राजनीतिक हैसियत है, बड़ा जो कद है उसको उन्होंने छुआ। एक सामान्य परिवार से ताल्लुक होने के बाद उनको पुराने लखनऊ से उनका ताल्लुक रहा। वो पुराने लखनऊ की चौक के इलाके में रहते थे और तमाम जो चीजें हैं, जो लखनऊ शहर है, उनके तमाम लोगों से ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। लालजी टंडन के घर में और उनके कैंपस में जो होली मनाई जाती थी उसको तमाम लोग लखनऊ के मिस करेंगे। हालांकि जो तमाम जो कवायदे थी उनको बचाए जाने की सिद्धांता में 1.5 महीने से वो जीवन और जो है मृत्यु के बीच में संघर्ष कर रहे थे। बीच में तबीयत ठीक भी हो गई थी, वो इशारे भी करने लगे थे और लोगों को पहचानने भी लगे थे, लेकिन उनको मल्टी ऑर्गन फ्लेवर जैसी बात आ गई थी। अलाउद्दीन, अब आगे की क्या प्रोसेस होगी, इसके बारे में अभी क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ पाई है? चलिए अलाउद्दीन, मैं आपसे जानकारी लूंगा। इस वक्त सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, सभासद से सांसद और फिर राजभवन तक का सफर तय कर राज्यपाल मध्य प्रदेश के बने लालजी टंडन, और आज ये दुखद समाचार इस वक्त निकलकर सामने आ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं दीपेश, वाकई ये एक दुखद समाचार है। और यहाँ जब उनकी यहाँ पर बतौर राज्यपाल स्थापना हुई थी तब बहुत एक्टिव थे वो। मैं भी उनसे 2 बार मिला व्यक्तिगत तौर पर। तो यूनिवर्सिटी को लेके क्या किया जाना चाहिए, वो एजुकेशन सिस्टम में सुधार की बात करते थे। तो चूंकि वो खुद बहुत लंबे वक्त तक पॉलिटिशियन रहे हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उनके पास रही हैं, तो वो सिस्टम को बहुत अच्छे से समझते थे, सारी चीजें समझते थे। तो ये हम कह सकते हैं कि वाकई एमपी के लिए बड़ा एक दुखद वो है। और वो ऐसे वक्त में वो गए जब ये पूरी सरकार के उठापटक का भी साक्षी भी वो ही रहे हैं। जो कमलनाथ सरकार का जाना, फिर शिवराज सरकार का आना, तो उस वक्त भी वही उन्होंने ही पूरा, इस वक्त कमलनाथ सरकार के जाने वाले दौर में भी वही राज्यपाल थे। तब भी अगर आप देखें तो उन्होंने कोई किसी एक दल के प्रति, किसी एक पार्टी के प्रति कुछ नहीं किया। पर्याप्त वक्त उन्होंने दोनों पार्टियों को दिया, बहुत सारे सवालात किए, नोटिस भी जारी किए उन्होंने। मतलब सरकार को तो आमतौर पर कई बार राजभवन के ऊपर पक्षपात के आरोप लगते रहे, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई चूक नहीं की। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि हालांकि उनका पूरा ताल्लुक, पूरी राजनीति उत्तर प्रदेश में रही है, लेकिन चूंकि हमने यहाँ पे देखा उनका कुछ वक्त मध्य प्रदेश में उनकी वर्किंग देखी है, तो लिहाजा एमपी की भी एक बहुत बड़ी क्षति है दीपेश। बिल्कुल, एक लंबा राजनीतिक अनुभव और उस अनुभव का किस तरह से उन्होंने मध्य प्रदेश का राज्यपाल रहते हुए इस्तेमाल किया, कि किस तरह से अब न्यूट्रल रहते हुए तमाम चीजों को संभालना, अब सबकी सुनना, सबके लिए अब बातें करना, एक्टिव रहना, ये सबसे महत्वपूर्ण रहा। प्रवीण जी जी हाँ, बिल्कुल एक्टिव रहते थे। तो मैं 2 बार जब मिला उनसे तो मैं आपको बताऊं तो वो खुद से सारी चीजें तय करते थे, बात करते थे, क्या सुधार हो सकता है वो बात करते थे। बहुत बार उन्होंने जो मौजूदा देश का एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि राज्यपाल जो हैं वो कुलाधिपति होते हैं यूनिवर्सिटी के, तमाम यूनिवर्सिटीज के जो वीसी हैं वो उन्हें ही रिपोर्ट करते हैं, तो बहुत ज्यादा उन पर बात करते थे वो कि सिस्टम में क्या खामियां हैं, एजुकेशन सिस्टम में कैसे उसे ठीक किया जाना चाहिए। वो बैठक बुलाते थे, उन पर बात करते थे। तो प्रयोगधर्मी राजनेता थे। और चूंकि अनुभव बहुत लंबा है, जैसे अभी हमारे जो पूर्ववर्ती सहयोगी है, मैं सुन रहा था उन्हें, अटल जी के सहयोगी रहे हैं,
तो अनुभव बहुत लंबा है। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही कि जब 2009 में अटल जी ने राजनीति से थोड़ा सा दूरी बनाई तो उनकी ऐतिहासिक लखनऊ सीट का उत्तराधिकारी भी नहीं बनाया गया। ये सबसे महत्वपूर्ण था कि अगर बीजेपी में अगर ये फैसला लिया गया, यानी समझा जा सकता है कि उनका कद कितना बड़ा था संघ से जब 12 साल से जुड़े तब से लेकर। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो और उस दौर के नेताओं का अगर हम देखें तो उस दौर के नेताओं में एक राजनीतिक शुचिता जरूर रहती थी। उस दौर के नेताओं का के वो सिद्धांत की राजनीति करते थे। आप देखिए कि अटल जी का भी की राजनीति पे कोई सवाल नहीं था। कुछ इनके इलेक्शन के वक्त जरूर खबरें कई बार बनी, अगर आपको याद है एक साड़ी बांटने वाला मामला भी इन्हीं के कॉन्स्टिट्यूंसी में बना था। लेकिन कभी भी उनकी राजनीति शुचिता से दूर नहीं रही है। उस दौर के लोगों की एक बड़ी खूबी ये भी है। और दूसरी बात जो मैं कहूँ कि अमूमन राजभवन में कई बार ये हो जाता है, हम देख भी रहे हैं लंबे वक्त से, कि राजभवन एक रबर स्टैम्प की तरह काम करता है। गवर्नमेंट या पार्टी जो भी तय करती है उस पर राजभवन काम करता है। लेकिन कुछ इस तरह के नेता होते हैं लालजी टंडन जी की तरह, कि जहाँ पर राजभवन का इकबाल भी बहुत बुलंद होता है और वहाँ डायरेक्शन नहीं दिए जा सकते किसी भी तरह से बाहर के जरिए या पार्टी के जरिए कि ऐसा करिए। सारे लोग इस पूरे मसले में मैंने बहुत करीब से देखा जब कमलनाथ की सरकार गई तब, कि वो सारे निर्णय वो खुद लेते थे, पूरा इत्मीनान करते थे, सारे लेटर वो खुद चेक करते थे, तय करते थे, क्रॉस चेक करते थे, उसके बाद वो लेटर लिखते थे बकायदा, यूं नहीं कि आप आ जाइए और बुला ले जी। वो बहुत मतलब एक अलग तरह की सिद्धांत वाली राजनीति मैंने इतने कम वक्त में यहाँ पर देखी थी वैसे। और वाकई एक नुकसान तो है मध्य प्रदेश के लिए। और समय के बड़े पाबंद थे प्रवीण जी। हालांकि इस बात का जिक्र आज करना शायद ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि एक छोटा सा संस्मरण याद आ रहा है कि एक शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में उन्हें पहुंचना था, लेकिन अगर मंत्री लेट हुए तो उसकी वजह से वो खुद लेट पहुंचे और उन्होंने फिर मुखरता से उस बात को वहां पर रखा था कि आगे से इस तरह से नहीं होना चाहिए। यानी कि ये उस बात को अब आइडेंटिफाई करता है कि समय है, उसको आप उससे छेड़छाड़ मत करिए। हाँ बिल्कुल, ये जिस दौर के वो राजनेता थे उधर एक अलग तरह का अनुशासन, जैसे मैंने पहले भी उनके अनुशासन का जिक्र किया कि बहुत ये समय की पाबंदी भी अनुशासन की ही उपज है। तो अनुशासित तो वो थे, उनकी जीवन शैली भी अनुशासित थी और समय की पाबंदी वाली बात जो आप कह रहे हैं वो भी ठीक है। जब वो, मुझे याद है जब वो यहाँ ज्वाइन किए थे तो उन्होंने बुलाया तो पहली बार में तो बहुत सारे जर्नलिस्ट बुलाए उन्होंने बिना कैमरे, और कहा मैं समझना चाहता हूँ आप प्रत्येक व्यक्ति की नजर में मध्य प्रदेश क्या है, मैं तो जितना जानता हूँ। और उन्होंने बहुत बारीकी से प्रत्येक व्यक्ति को सुना, जो भी जर्नलिस्ट वहां मौजूद थे उनको सुना, फिर उसके बाद अपनी राय बताई कि जब मैं यहाँ आ रहा था ज्वाइन करने तो मैं कैसा मध्य प्रदेश सुन के आया था और आप लोगों ने कैसा मध्य प्रदेश बताया। तो ये एक अंदाज जो है सियासत का ये बिल्कुल अलग है। ये वो गूगल करने वाली पीढ़ी के वो नहीं थे कि गूगल करके सर्च किया जाए, ये वो उस पीढ़ी के नहीं थे कि 4 फॉलोअर बुला लेना या अपनी पार्टी के 4 नेताओं को बुला के और समझ लेना कि कौन कैसा है। वहां उन्होंने खुल के सबके बारे में बात की, सियासत के बारे में बात की, अंदाज सबका पूछा, लोगों इमेज के बारे में तक बात की, क्योंकि जब ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा हो कोई पॉलिटिशियन तो बहुत सारे मसले पे बात करता है। तो ये वो एक इम्प्रेसिव उनका अंदाज था कि वो लोगों से पूछ के किसी तकनीक के जरिए समझने वाले व्यक्ति नहीं थे, वो खुद से लोगों से मिल के और समझ के और असलियत जानने के बाद काम करने वाले राजनेता थे जी। शायद मेरी इस बात को आप और अच्छे ढंग से सही तौर पर पुष्ट कर पाएंगे कि इतना उतार चढ़ाव मध्य प्रदेश की हालिया राजनीति में हुआ है, सत्ता परिवर्तन को क्या है, लेकिन उस दौर में भी कई बार आरोप प्रत्यारोप के दौर राजभवन तक पहुंच जाते हैं। वो भी दौर मध्य प्रदेश की राजनीति में नहीं देखने को मिला इस बार, और ये शायद उनकी छवि की वजह से ही रहा कि उन्होंने जिस तरह से काम किया वो सबसे महत्वपूर्ण था। बिल्कुल, छवि और काम करने के अंदाज, अगर आपको याद हो सबसे पहले कमलनाथ मिलने गए थे जी, और उन्होंने